उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने तीसरे चरण में है। 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद चौथा चरण शुरू हो जाएगा जिसमें लखनऊ में मतदान है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि लाल जी हैं जिनसे हम समीकरणों पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 2 चरण बीत चुके हैं, क्या लगता है किसके पक्ष में जो बयार है वो बहती हुई नजर आ रही है? जो पहले 2 चरणों में मतदान हुआ है वे दिल्ली से लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो ज़िले थे जहां पर एक तो जाट बाहुल्य इलाके हैं और तमाम सारे बड़े किसानों का और कुछ एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होने की वजह से वहाँ पर एक दूसरे तरह का एक पॉलिटिकल सोच हमेशा से रही है। और इस इलाके में पिछले कई चुनावों में हम देखें तो किसी एक पार्टी का प्रभुत्व कभी नहीं रहा। हालांकि 2014 के बाद से और 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में एक तरफा जीत हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि इस इलाके की जो वोटिंग है उससे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव का जो एक उनका प्रदर्शन था वो दोहरा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस इलाके में इस बार जाटों ने जो पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा समर्थन किया था, ऐसे संकेत हैं कि शायद वैसा इस बार ना हो, क्योंकि किसान आंदोलन, कृषि कानून के खिलाफ नाराज़गी वगैरह मुद्दों को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती का सामना करना पड़ा था। फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा भी एकजुट होकर एक पक्ष में वोट जो किया गया, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चुनौतियाँ इस इलाके में बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए इन दोनों चरणों के क्षेत्रों में जो पिछला प्रदर्शन था वो दोहरा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। कुछ सीटें कम हो सकती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसका भी जो प्रभाव का क्षेत्र है वो इन्हीं दोनों चरणों में सीमित था, जिसका फ़ायदा कुछ न कुछ एसपी-आरएलडी गठबंधन को मिल सकता है। सर, देखा जाए तो 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब सड़कों पर है। तमाम तरीके के रोड शो किए जा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं। खुद शीर्ष नेतृत्व के अगर मंत्रियों की बात की जाए तो अमित शाह हैं, सीएम योगी खुद हैं मैदान में। क्या लगता है सर, 2 चरणों के मतदान के बाद ये चीजें निकल कर सामने आई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को दरकती हुई जमीन नजर आ रही है? मुझे लगता है पहला कारण तो ये है कि चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो हटाए गए हैं, कुछ छूट दी गई है, ढील दी गई है, तो उस वजह से कुछ नेता अब चुनाव मैदान में उतरे हैं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं ये रिपोर्ट ज़रूर मिली होगी कि पहले 2 चरणों में जिस तरह की अपेक्षा वो कर रहे थे शायद उस तरह का मतदान उनके पक्ष में नहीं हुआ है। जिसलिए हम देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री भी कई बार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं और भाजपा के प्रचार में अचानक एक तेज़ी आई है और जो कि तीसरे, चौथे और आगे के चरणों तक बनी रहने की उम्मीद है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि पहले 2 चरणों में जो एक सेटबैक की रिपोर्ट बीजेपी को मिली है, उसकी वजह से उनके प्रचार में ये तेज़ी आई हो, जिससे कि वे पिछले 2 चरणों में जो उनको नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई करने की कोशिश आगे के चरणों में करें। सर, लखनऊ में चौथे चरण में मतदान है, 9 विधानसभा सीटें हैं। इसमें अलग अलग प्रत्याशियों को उतारा गया है, कई चेहरे रिपीट भी किए गए हैं। अगर बात करें लखनऊ की तो सबसे हॉट सीट कैंट विधानसभा सीट पर भाजपा ने फायर ब्रिगेड नेता ब्रजेश पाठक को उतारा है। क्या लगता है सर, इससे भी कुछ समीकरण बदलने के आसार हैं? लखनऊ काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद से अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्ज़ा रहा है। इस बार भाजपा ने 9 में 3-4 या कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। कुछ विधायकों को भी बदला गया है, कुछ नए चेहरे भी लाए गए हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि भाजपा में कहीं न कहीं एक एक्सपेरिमेंट करने की भी प्रवृत्ति मुझे दिख रही है कि किसी स्थापित कैंडिडेट को हटाकर जो मंत्री भी रह चुके हों, उनके बजाय किसी बिल्कुल नए कैंडिडेट को मौका देना, ये बीजेपी द्वारा एक ये कोशिश है कि अगर पुराने चेहरों के साथ कोई शिकायत या असंतोष जुड़ा हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए। साथ ही लखनऊ कैंटोनमेंट, लखनऊ मध्य, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ उत्तर जैसी सीटें जो कि भाजपा के लिए मजबूत सीटें थीं, उनमें सबसे ज़्यादा जो सेफ सीट लखनऊ कैंटोनमेंट की मानी जाती थी, वहाँ से भी प्रत्याशी इस बार बदला गया है। मुझे याद पड़ता है कि इस सीट पर लंबे समय तक कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही जीतती चली आई है।
लेकिन इस बार अगर वहाँ भी कैंडिडेट बदला गया और वहाँ से एक दूसरे क्षेत्र से बदल के प्रत्याशी को रखा गया है, तो ये कहीं न कहीं संकेत है कि उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी के प्रायोरिटी में रहा होगा। और ऐसे में ये संकेत भी जाता है कि पार्टी इस पूरे क्षेत्र में, लखनऊ ज़िले के अंदर, एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहती है जिसमें कि नए और पुराने लोग शामिल हों, जिससे कि अगर किसी भी तरह का असंतोष या पार्टी से नाराज़गी है उसे तो दूर करें ही, और जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं वे ज़रूर जीत कर फिर से विधानसभा पहुँचें। सर, बात करें लखनऊ की ही, तो तमाम जो महिला टीम है भाजपा की, वो भी अब प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना शुरू कर चुकी है। क्या लगता है सर, इससे भी कुछ समीकरण में चेंजेस आ सकते हैं क्या? ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं देखता हूँ कि चाहे वो लखनऊ की मेयर हों या लखनऊ के तमाम सारे और महिला नेता हों भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तक कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुई अपर्णा यादव भी हों, तो इन सब लोगों ने जिस तरह से भाजपा के पक्ष में प्रचार शुरू किया है, ये कहीं न कहीं शहर की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियों द्वारा भी महिलाओं को लेकर एक काफ़ी आक्रामक कैंपेन चलाया गया था। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर कोशिश है कि समाज के इस वर्ग को भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टारगेटेड तौर पर अपनी ओर खींचने की कोशिश करे। और इसमें चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचारकों का और नेताओं का एक लंबा लाइनअप है, तो मुझे लगता है ये कोशिश है कि कोई भी समाज का हिस्सा वो अछूता ना छोड़ें। उत्तर प्रदेश में सर एक बार फिर नई जोड़ी बनी है। इस बार 2 लड़कों की जोड़ी बनी है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश में है, जगह जगह रैलियां और रोड शो को संबोधित कर रहा है। इससे क्या चुनाव पर असर पड़ सकता है, जोड़ी को लेकर और शीर्ष नेतृत्व पर? सर, अगर बात की जाए वर्सेस, देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो 2 दलों का गठबंधन हुआ है, 2 युवा नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, तो इनका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ऐसा माना जा सकता है कि इनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही कई ज़िलों तक सीमित रहेगा। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर आदि ज़िलों में इनका एक प्रभाव चौधरी चरण सिंह के ज़माने से रहा है। उसके बाद भी राष्ट्रीय लोकदल ने अवध क्षेत्र में या पूर्वांचल में उस तरह की पहुंच नहीं बनाई। उपस्थिति उनकी ज़रूर है, लेकिन उनके कैंडिडेट ना तो इन क्षेत्रों से चुनाव कभी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं, और न ही समाजवादी पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसमें आरएलडी को इस क्षेत्र के अलावा कहीं कोई ऐसी जगह दी है। तो मुझे लगता है ये जो 2 नेताओं की जोड़ी है, इसका प्रभाव सीमित रहेगा उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पे कहा जाए तो 2 चरणों के जो क्षेत्र थे वहाँ तक। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रचारकों में प्रधानमंत्री, केंद्र के तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि बाहर के राज्यों से आए हुए नेता भी शामिल हैं। और ऐसे में वो विपक्ष के सभी दलों के ऊपर कहीं ज़्यादा भारी पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक कमी ये भी है कि अखिलेश यादव स्वयं ही पूरे प्रदेश में अकेले पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं, जिसकी वजह से अभी पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के बाद उन्हें पूरा पूर्वांचल भी कवर करना है। तो ये एक उनके लिए चुनौती है, और जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का जो पूरा तंत्र है वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रत्नमयी लाल जी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि अखिलेश यादव के लिए चुनाव एक चुनौती है, क्योंकि अकेले दम पर प्रचार का जिम्मा उठाए हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम स्टार प्रचारकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो किसके पक्ष में जनता का समर्थन जाता है। वीडियो दिनेश के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।